आंकिक प्रश्न गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और वस्तु को रोकने में किया गया कार्य, इन सब पर 9th साइंस चैप्टर 11 के आंकिक या न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और ये आपके 11th फिजिक्स में भी काम आने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वस्तु को रोकने में किए गए कार्य के न्यूमेरिकल्स या आंकिक को हम आज कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। गतिज ऊर्जा पर अगर आंकिक, सिंपल आंकिक अगर गतिज ऊर्जा पर होता है तो देखिए कैसा होगा कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है ना, जिसका मास 15 केजी है और 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वेलोसिटी कितनी है उसकी? 4 मीटर पर सेकंड। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी पूछी है, गतिज ऊर्जा पूछी है। द्रव्यमान दिया है, मतलब मास दिया है, वेग दिया है, वेलोसिटी दी है और गतिज ऊर्जा पूछी है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो द्रव्यमान, वेग और गतिज ऊर्जा का कोई संबंध, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वही इसका संबंध है। काइनेटिक एनर्जी ई के, ये देखिए के काइनेटिक, ई एनर्जी। गतिज ऊर्जा का सूत्र है हाफ mv², 1/2 mv वर्ग। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान, जिसको आप मास बोलते हैं, v क्या है? वेग है, जिसको आप वेलोसिटी बोलते हैं। अब दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। m की जगह कितना रखना है आपको? 15 kg। v की जगह कितना रखना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये 1/2 इंटू 15 kg, m की जगह 15 kg लिखा आपने, देखिए 15 kg, और v² के प्लेस पर आपने लिखा 4 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने जानबूझकर ये वैल्यूज़ को मात्रक सहित लिखा है, हालांकि हमें पता है कि जब ये केजी, मीटर प्रति सेकंड एसआई पद्धति के मात्रक हैं तो गतिज ऊर्जा के लिए आपको आखिरी में जूल लिखना है। परंतु जूल को भी मैं एक बार यहाँ आपको लाकर बताता हूँ कि किस तरीके से जूल आता है। आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए वैल्यूज़ को कर दीजिए। तो ये हो गया 1/2 15 kg, ये देखिए 15 kg, और ध्यान से देखिए ये है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यहाँ ले लिया और एक ये यहाँ लगा दिया है, तो 4 का वर्ग 16 हो गया, वो 16 मीटर कर दिया इसको। देखिए हो गया है, देखिए आप मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैंने 1 किलोग्राम के साथ में मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया और 1 मीटर यहाँ रख दिया है। ठीक है, हो गए दोनों मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो ये बताना है कि ये गतिज ऊर्जा का जो आपका मात्रक आया वो कहाँ से आया है। सवाल बहुत सिंपल है, 1/2 mv² है, मान रखना है 1/2 m की जगह 15 और v का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो जस्ट 16 हो जाएगा। 1/2 15 × 16 आंसर आ रहा है, और सीधे सीधे जूल में उत्तर लिख दीजिएगा। पर हम यहाँ समझना चाह रहे हैं, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ और ये मीटर है। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं, तो ये न्यूटन हो गया आपका, है ना, ये न्यूटन हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कैसे हुआ न्यूटन, ये किलोग्राम m है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को त्वरण बोलते हैं, तो ma हो गया है, ma, और वो f के बराबर होता है, तो f कौन हो गया? न्यूटन हो गया। तो E के बराबर 15 न्यूटन गुणित 8 मीटर, और न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल, तो ये हो गया 15 में 8 का गुणा 120, और ये जूल, तो 120 जूल इसका, इस वस्तु की क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी 120 जूल। अगर इसी तरीके से कोई सरल क्वेश्चन स्थितिज ऊर्जा पर आए तो भी आप आराम से कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा कि मान लीजिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है और उसको धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर सारे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो चैनल पर पहले से अवेलेबल है, आप अवश्य देखिएगा। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा ज्ञात करो, और जी का मान दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डेफिनेटली जब भी आप किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर उठाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? ऊपर की ओर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पृथ्वी के द्वारा जो वस्तु पर आरोपित बल है वो किधर लगेगा? नीचे की ओर, और आपको ऊपर की ओर उठाने में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, और वो सारा कार्य किस रूप में आ जाता है? स्थितिज ऊर्जा। तो वो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, विद्यमान होता है। तो मतलब कुल मिलाकर आपको स्थितिज ऊर्जा निकालना है, और स्थितिज ऊर्जा का जो आपका फार्मूला है वो है पोटेंशियल एनर्जी, EP = mgh। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आपको दी है, वेरी सिंपल। m की जगह 10 किलोग्राम दिया, देखो आप। g की जगह दे रखा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नहीं दे
तो आप 9.8 भी लिख सकते हैं। ये याद रख लीजिएगा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप 10 भी लिख सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगभग, और इंटू ऊंचाई की जगह 6 मीटर हो गया। अब ये देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आपने क्या लिख दिया था, न्यूटन। तो इसलिए मैंने जानबूझ के पूरा गुणा नहीं करते हुए 10 में 9.8 का किया, तो ये 98 हो गया, और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इंटू 6 मीटर हुआ। तो सीधे सीधे आपने इसको लिखा 98 न्यूटन। देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के प्लेस पर न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू 6 मीटर, और न्यूटन मीटर होता है आपका जूल। तो ये गुणा करेंगे 98 में 6 का, तो 588 जूल हो जाएगा। ये उस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा है, तो ये उसको पृथ्वी की सतह से उठाया गया। इन सवालों में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि स्थितिज ऊर्जा दे दे और ऊंचाई पूछ ले, है ना। तो वो इस टाइप से वो सवाल आ सकता है। जैसे आपको मैं इसका होमवर्क बना कर देता हूँ आपको, कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। अब ऊंचाई पूछिए, इसका मतलब वस्तु की स्थितिज ऊर्जा दे दी है 480 जूल, ऊंचाई ज्ञात करो, जी का मान भी दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से अगर स्थितिज ऊर्जा दी है, ऊंचाई पूछी है, द्रव्यमान है, तो आप समझ गए कि फार्मूला तो स्थितिज ऊर्जा का ही लगाना है, क्योंकि वस्तु को ऊंचाई तक उठा रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा का ही फार्मूला लगेगा। तो आप इसी फार्मूला में ऐसी की ऐसी वैल्यू पुट कीजिएगा, एच को इधर ही रहने दीजिएगा नोन में, बाद में इधर आ जाएगा, मतलब फार्मूला बार बार नहीं बदलना है। ईपी इज इक्वल टू mgh। तो उससे क्या होगा, देखिए आप ईपी इज इक्वल टू mgh से आपने लगा कर देखा, तो ये ईपी स्थितिज ऊर्जा, देखिए सूत्र तो ये हो गया mgh, ईपी बराबर mgh। ईपी की जगह कितना है 480 जूल स्थितिज ऊर्जा, एम की जगह 12 किलो द्रव्यमान हो गया, जी का मान कितना है 10 दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू एच। यहाँ बस मैं आपसे चाहूँगा थोड़ा सा कि आपको होमवर्क ये दे रहा हूँ मैं, कि ये सारे मानों को आप मात्रक सहित लिखिएगा, और बाद में आप एच का मात्रक जब उत्तर में आएगा, तो आपको पता है ये तो ऊंचाई है, मीटर में उत्तर आएगा, लेकिन वो मीटर आपका आना चाहिए, ठीक है। चलिए आप एग्जाम में तो ऐसे ही लिख दीजिएगा जैसे यहाँ लिखा है, 480 बराबर 12 में 10 का गुणा 120 इंटू एच, और एच का मान हुआ है 480 बटे 120, 0 से 0 कटेगा, और 12 में 4 का 48 में 12 का भाग लगेगा, तो 4 बार जाएगा, तो इस तरीके से ऊंचाई आ जाएगी 4 मीटर। आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मेरा एक निवेदन है कि हमारे जो इस YouTube चैनल पर 500 से ज़्यादा वीडियोस 9 से 12 तक के अपलोड हैं, और सारे थ्योरी, एनिमेशन बेस्ड और न्यूमेरिकल्स सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप अवश्य चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब पिंड को रोकने में किए गए कार्य के परिकलन के 2 सवाल करवा देता हूं, कि अगर मान लीजिए कोई पिंड है और गतिशील है, वो तो उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए कार्य करने का परिकलन कैसे करते हैं। दोनों की एक ही टेक्निक होगी। रोकने के लिए किए गए कार्य की मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं, कि जो भी पिंड अगर गतिशील है किसी वेग से, तो उसमें गतिज ऊर्जा है, तो अगर उसको आपको रोकना है, तो उसको गतिज ऊर्जा के बराबर ही आपको विपरीत कार्य उसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब गतिज ऊर्जा को रोकने के बराबर जब आप कार्य, गतिज ऊर्जा के बराबर जब आप कार्य कर पाएंगे उसको रोकने के लिए, तो वो पिंड रुक जाएगा। ये तो सिंपल बात होगी, क्लियर बिल्कुल हो गया कि गतिज ऊर्जा के बराबर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि मान लीजिए पिंड का द्रव्यमान कितना है m, प्रारंभिक वेग कितना है, जब पिंड चल रहा है अभी वेग कितना उसका v है, ठीक है। तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, उसको हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बोलते थे, कितनी हो गई 12 mv², ठीक है। अब आपको क्या करना है, पिंड को रोकना है। रोकना है मतलब कहाँ लाना है उसको, विराम अवस्था में। विराम अवस्था में गतिज ऊर्जा कितनी होती है 0, क्योंकि वेग क्या हो जाता है 0, तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो गई 0, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि अगर आपने पिंड को विराम अवस्था में लाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई 0। तो ये गतिज ऊर्जा को 0 करने के लिए, मतलब रोकने के लिए जो जरूरी कार्य है वो किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। मतलब गतिज ऊर्जा को 12 mv² से कहाँ लाना है, 0 तक लाना है। तो रोकने के लिए जरूरी कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि जो आपको जो कार्य करना है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये जो एक नियत बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा, नियत बल कौन सा चाहिए, वो उस बल द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे हैं जो उसको रोके। तो रोकने के लिए जरूरी कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय से आप इसको लिख पाएंगे।
तो अब रोकने के लिए जरूरी कार्य क्या हुआ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा देखिए, अब परिवर्तन तो आप चाहें तो जीरो में से हाफ mv² घटा दीजिए, चाहे तो हाफ mv² में से जीरो घटा दीजिए, है ना, वो आएगा हाफ mv²। ही माइनस साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, क्योंकि आप तो सीधी सीधी बात है कि कार्य रोकने के लिए ही किया जा रहा है। तो कितना कार्य करना है, हाफ mv² करना है, ठीक है। तो ये आप हाफ mv² में से आपने जीरो को माइनस किया तो हो जाएगा हाफ mv²। मतलब रोकने के लिए जरूरी कार्य उतना ही करना है जितना पिंड की क्या है, गतिज ऊर्जा। अब यहाँ भी वही है, फिर देखिए द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, इसे रोकने के लिए कार्य का पलीकरण कर दीजिए। इसमें एक बात दे दी, किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया है, तो चूंकि ऐसा ही पद्धति है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है आपको। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने की। आप 5/18 का गुणा कर दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा के मान में 5/18 का गुणा करके सीधे मीटर प्रति सेकंड लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ तो खैर मैं सॉल्व करके आपको बताऊँगा, लेकिन आप 5/18 का जब गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। तो अब हम लोग ले रहे थे कि इसको, ये द्रव्यमान है 1500 kg, ये देखिए प्रारंभिक वेग कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो गया 60,000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो ये 3600 सेकंड लिख दिया आपने, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, है ना, और काटने की कोशिश कीजिएगा। तो ये 2 जीरो जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 600/36। फिर आपने इसको 6 से काटा तो 100/6 होगा और 50/3 बन जाएगा, 50/3 मीटर। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना तो सीधे इसमें 5/18 का आप क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपका 50/3 डायरेक्ट आ जाएगा, और मीटर लिख दीजिएगा। तो ये आपका m है, ये आपका v दिया है, ठीक है। तो अब पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हुई, हाफ mv² से निकाल दीजिए। चलिए पुट कीजिए, हाफ m की जगह 1500 और v² की जगह 50/3 का स्क्वायर। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए इतना 208,333.3 जूल। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 50 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 50 गुणित 50, नीचे 3 गुणित 3, ठीक है। तो ये 1500 में 50 गुणित 50 का गुणा होगा, और नीचे 2 गुणित 3 बचेगा। तो ये कुल मिलाकर आपका इस तरीके से आ जाना चाहिए पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब रोकने पर अर्थात विराम अवस्था में गतिज ऊर्जा कितनी होगी, जीरो। वो तो यहाँ भी वही है, क्योंकि रोका मतलब वेग जीरो, तो गतिज ऊर्जा भी जीरो। तो रोकने के लिए जरूरी कार्य क्या हुआ, रोकने के लिए जरूरी कार्य होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये गतिज ऊर्जा इतनी है और बाद में इतनी है, तो जो चेंज आया वो तो इतना ही आएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख दीजिए कि रोकने के लिए जरूरी कार्य हाफ mv² माइनस जीरो, और हाफ mv² का मान पुट कर दीजिएगा, माइनस जीरो कर दीजिएगा, तो वैल्यू तो यही आना है। क्योंकि चेंज देखिए, शुरू की गतिज ऊर्जा ये है, बाद की गतिज ऊर्जा ये है, तो चेंज तो यही है ना। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो वही होगा जो आपकी शुरू की गतिज ऊर्जा है ना। वही रोकने के लिए क्या होगा, जरूरी काम होगा, मतलब गतिज ऊर्जा के बराबर काम आपको उसको रोकने के लिए करना पड़ेगा। और ये वो उसकी वैल्यू यहाँ ऐसी की ऐसी आप लिख दीजिएगा। धन्यवाद।